नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख तीसरी वीडियो है। अगर आप अपर प्राइमरी में इंग्लिश के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्किल्ड रीडर, यानी कि निम्नलिखित में से स्किल्ड रीडर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्किल्ड रीडर किसे कहते हैं? रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला, पठन करने वाला, और पठन का मतलब ये होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, यानी जो कुछ भी लेख लिखा गया है, जिसके द्वारा लेख लिखा गया है, उसका भाव क्या है, उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। और स्किल्ड रीडर यानी कि कौशलपूर्ण पठनकर्ता का मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी लेख है, चाहे जिसके भी द्वारा भी लिखा गया है, उसके भाव को समझना, उसके अर्थ को समझना, ये स्किल्ड रीडर के बारे में बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, परसीव्स एंड डिकोड्स लेटर इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स। यहाँ पर केवल लेटर्स तक ये संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो पठन होता है उसका मतलब ये होता है कि पूरा लेख का अर्थ समझना। यहाँ पर केवल लेटर्स को डिकोड करने तक ये सीमित था, इस वजह से निगेटिव है। दूसरा देखिए, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है उसके सभी शब्दों के अर्थ को समझने की बात की जा रही है ताकि पूरा लेख का अर्थ समझा जा सके। तो देखिए, पठन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक आध वर्ड्स के मीनिंग हमें नहीं भी पता है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर आप एक लेख देख रहे हैं, एक पैराग्राफ देख रहे हैं जिसमें मान लीजिए 100-200 शब्द हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें 100-200 शब्दों का मीनिंग पता ही हो। लेकिन अगर मान लीजिए हमें मीनिंग नहीं भी पता है एक आध शब्दों का, 2-4-10 शब्दों का, तो हम उसके संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में उसका पूरा मीनिंग निकाल पाएं, उस पूरे लेख का मीनिंग निकाल पाएं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी पूरा जो अर्थ है, जो भाव है, वो समझ पाए। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्स के मीनिंग तक कहा जा रहा है, तो इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर शब्दशः मीनिंग की बात कर रहा था, तो शब्दशः मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे लेख का थीम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प दिया गया है, टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीड और लेंदी टेक्स्ट। तो पढ़ने में कितना समय लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पठन का मतलब ये होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, अगर ज़्यादा भी समय ले रहा है लेकिन अर्थ रिसीव कर ले रहा है तो ये स्किल्ड रीडर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय की बात की गई थी, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए, डिटरमाइंस द राइटर्स पर्पज इन इंटेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, जो लेख लिखा है, उसका पर्पज क्या है लिखने का, उसका साथ ही साथ यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने लेख को लिखा है, उस अर्थ को ग्रहण करना, उस अर्थ को समझना ही स्किल्ड रीडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पॉजिटिव सेंस में इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, ग्रामर लर्निंग बाय रूल इज हेल्पफुल, यानी कि ग्रामर नियमों के साथ पढ़ना हेल्पफुल होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, व्याकरण के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, बच्चे को अलग से नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, काल, ये सब नहीं पढ़ाना है, बल्कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ये कहा जाता है कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए एक कहानी भी बच्चे को सुनाया जा रहा है, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके जैसे बच्चे को काल पढ़ाना है। तो आप इस प्रकार से बता सकते थे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, तो एक समय में जो बीत चुका है उसकी बात की जा रही है, तो ये भूतकाल का समय हो गया। और इसी प्रकार से कहानियों में ही जो ग्रामर के विभिन्न टर्म्स आते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वो सभी ग्रामर के रूल्स जो हैं वो बच्चे को कहानी के माध्यम से या फिर जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उसी में इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, अलग से ग्रामर नहीं पढ़ाना है। और ये विकल्प कह रहा था कि ग्रामर लर्निंग बाई रूल्स इज हेल्पफुल, यानी कि रूल्स, नियमों के अंतर्गत पढ़ाने की बात कर रहा था, अलग से पढ़ाने की बात कर रहा था। तो अलग से ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है, इस वजह से इसे निगेटिव मानेंगे, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया है, राइटिंग डेवलप्स मच बिफोर रीडिंग, यानी कि ये कहा जा रहा है लिखना बच्चे पढ़ने से पहले सीख जाते हैं, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। अगर बच्चा प्राइमरी में एडमिशन ले रहा है तो
भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऐसा नहीं है कि बच्चे का केवल एक ही स्किल पर केवल काम किया जा रहा है, केवल बच्चे को पहले सुनने के लिए बोला जा रहा है, फिर उसके बाद से बोलने के लिए बोला जा रहा है। चारों कौशल एक साथ विकसित किए जाते हैं। बच्चा पहले दिन अगर एडमिशन लिया है तो उस दिन उसको पढ़ना भी सिखाया जाएगा, लिखना भी सिखाया जाएगा, और सुनना और बोलना तो बच्चा पहले से सीख के आया हुआ है। ठीक है, यानी कि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं वो किसी से पहले या फिर किसी के बाद नहीं आता है, चारों एक साथ शिक्षार्थी को सिखाए जाते हैं। तो ये विकल्प कहना कि लिखना पहले बच्चे सीख जाते हैं, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, लर्निंग मेनी लैंग्वेज इज बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को सीखना, बहुत सारी भाषाओं को सीखना बोझ है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? क्योंकि जो एनसीएफ है वो बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है, यानी कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, जिसमें एक बच्चा हो सकता है उड़िया बोल रहा हो, एक बच्चा हो सकता है पंजाबी बोल रहा हो, एक हिंदी बोल रहा हो, एक मलयालम, तमिल, तेलुगु में से कुछ भी बोल रहा हो। तो यहाँ पर बहुभाषिकता है और एक बच्चा अपनी मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के संपर्क में आता है। यानी कि अगर बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो कई भाषाएं सीख सकता है। और इसके संबंध में नॉम चॉम्स्की ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे जन्मजात एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जो कि उनको भाषा अर्जन करने में मदद करता है, साथ ही साथ वो अन्य भाषाओं को सीखने में भी मदद करता है। तो ये विकल्प कहना है कि कई भाषाओं को सीखना बर्डन है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग, यानी कि पठन जो है, रीडिंग मतलब पढ़ना, वो जो है वो अर्थ ग्रहण करने से संबंधित है, अर्थ बनाने से संबंधित है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, रीडिंग का मतलब ही होता है पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कॉन्शसनेस रेजिंग इज, यानी कि सचेतन में वृद्धि क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, कॉन्शसनेस का मतलब होता है जागरूक बनाना या फिर बच्चे की सचेतना में वृद्धि करना। तो देखिए, कक्षा के सेंस में यह पूछा जा रहा है, तो कक्षा में क्या होता है कि बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के दौरान बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना ही बच्चे को सचेत करने के सेंस में है। जैसे कि मान लीजिए, बच्चा कब सचेत होगा, बच्चा कब उत्सुक होगा चीज़ों को बारे में जानने के लिए, जब बच्चे को रुचि होगी किसी नई चीज़ को जानने में, बच्चा जिज्ञासु होगा, तभी तो होगा। यानी कि कुछ इस प्रकार की क्रिया किया जाए जिससे बच्चे का ध्यान अपनी ओर कक्षा में टीचर आकर्षित कर पा रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, वो होता है कॉन्शसनेस रेजिंग। यानी कि बच्चे का ध्यान हमें आकर्षित करना है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। जिस भी विकल्प में ध्यान की बात की जा रही होगी, बच्चे के ध्यान को आकर्षित करने की बात की जा रही होगी, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि थिंकिंग अबाउट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यहां पर कहीं भी ध्यान की बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। यूजिंग लैंग्वेज फॉर पर्पज, ये भी ध्यान आकर्षित करने की बात नहीं है। रेजिंग आइडिया थ्रू एग्जांपल्स, ये भी ध्यान आकर्षित करने की बात नहीं है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ड्राइंग द अटेंशन। देखिए, अटेंशन यानी ध्यान को आकर्षित करने की बात की जा रही है, ऑफ द लर्नर्स थ्रू एग्जांपल्स टू कॉन्टेक्स्ट एंड यूज, यानी कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण बता करके पहले ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और उसको उसके संदर्भ में किस प्रकार से यूज करना है ये बताने की कोशिश टीचर के द्वारा की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए, बच्चे को नाउन टॉपिक पढ़ाना है, तो बच्चे को डायरेक्टली नाउन की परिभाषा ना बता करके पहले उसका एग्जाम्पल दिया गया। बच्चे को इस प्रकार से कक्षा में टीचर बोल रहे हैं कि लखनऊ, मेज, इसके अलावा राधे श्याम, तो बच्चा सुनेगा और समझेगा कि ये आखिर मेरे को बताया क्या जा रहा है, क्या किन शब्दों के बारे में टीचर चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चा समझने की कोशिश करेगा। जब कई और उदाहरण दिए जाएंगे कि यहाँ पर टीचर के द्वारा एक जगह का नाम बोला गया है, एक व्यक्ति विशेष का नाम बोला गया है और एक वस्तु का नाम बोला गया है, तो धीरे धीरे बच्चा उसको समझने की कोशिश करेगा और ध्यान लगाएगा कि आखिर ये सभी शब्द क्या हैं। तो थोड़े समय के लिए वो जागरूक हो जाएगा और जागरूक होना ही कॉन्शसनेस रेजिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इज एडवोकेटेड एज इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिकॉज, यानी कि प्रोसेस अप्रोच जो प्रक्रिया उपागम होता है लिखने के संदर्भ में, वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा इसकी पैरवी करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही बताता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो प्रोसेस अप्रोच को जानते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, किसी भी लेख को लिखने से पहले एज ए स्टूडेंट, एज ए शिक्षार्थी, हमारे अंदर विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है कि पहले किस टॉपिक के बारे में लिखना है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, मानसिक उद्वेलन, यानी किस टॉपिक के बारे में लिखना है। टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद से हम लोग एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार कर रहे होते हैं कि इसमें खाका तैयार कर रहे होते हैं कि आखिर इसमें लिखना क्या है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी कि
इस लेख के अंतर्गत क्या हेडिंग होगा, क्या सब हेडिंग होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद से क्या होता है, रिवाइज किया जाता है कि एक बार जब हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, पूरा खाका तैयार हो चुका है, तो अब उसका एक बार रिवाइज किया जाता है कि कहीं कुछ करेक्शन की आवश्यकता तो नहीं है, यानी सब कुछ सही है अथवा नहीं है। अगर सब कुछ सही है तब तो ठीक है, अगर रिवाइज में हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ी है तो फिर से उसमें करेक्शन करने की आवश्यकता होती है, यानी अगला स्टेज क्या होता है, करेक्शन करने का। और उसके बाद अंतिम में फाइनल ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है और फाइनलाइज करके लेख को लिखा जाता है। ये पूरा होता है प्रोसेस अप्रोच। तो देखिए, प्रोसेस अप्रोच हमें ये बताता है कि लिखना कैसा है, लिखना कैसे है, क्योंकि देखिए जो लिखने की प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर के गुजर रही है, और किस प्रकार से किस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब हमें बताता है कि लिखना कैसे है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस अप्रोच। देखिए, इनेबल्स लर्नर्स टू लर्न हाउ इज राइट, यानी कि लिखना कैसे है ये हमें प्रोसेस अप्रोच बताता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं रिकॉग्नाइज की गई हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित की गई है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर आस्क्स ईच वन ऑफ हर लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर फैमिली हिस्ट्री बाई आस्किंग देयर ग्रैंड पेरेंट अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स बिफोर देम, यानी कि एक शिक्षिका जो है वो अपने प्रत्येक शिक्षार्थी से कहती हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी से पूछिए कि आपके फैमिली में, यानी बच्चे की फैमिली में दादा दादी से पहले कौन कौन से मेंबर थे। ठीक है, आगे पढ़िए, लर्नर्स देन आर आस्क्ड टू नो अबाउट अदर्स फैमिली, यानी कि इस प्रकार से बच्चे अन्य शिक्षार्थियों के फैमिली के बारे में जानते हैं, ठीक है, समझते हैं कक्षा में। आफ्टर अ होल क्लास डिस्कशन, यानी कि एक पूरे क्लास के डिस्कशन चर्चा के बाद, द लर्नर्स हैव टू ड्रॉ देयर फैमिली हिस्ट्री, वो कक्षा में अपने परिवार के जो फैमिली ट्री होता है कि सबसे पहले परदादा, फिर उसके बाद से दादा दादी, फिर उसके बाद से माता पिता, फिर उसके बाद से भाई बहन, ये सभी वो एक फैमिली ट्री के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री को राइट एंड रिपोर्ट ऑन इट, यानी कि लिखता है और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज, तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट को तैयार करने की बात की गई है, अभिलेख तैयार करने की बात की गई है, और साथ ही साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी से प्रश्न पूछ करके इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई है। तो जब भी हम किसी से सूचना पूछ करके उस पर आधारित एक अभिलेख तैयार करते हैं तो इसे हम लोग प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। देखिए, विकल्प नंबर 1 में बात की गई है प्रोजेक्ट वर्क अक्रॉस द करिकुलम, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट यानी कि सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है कि सतत मूल्यांकन क्या है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि समेटिव असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग, यानी कि समेटिव का मतलब होता है योगात्मक आकलन, जो आपके सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा हो रही होती है, एक सत्र समाप्त होने के बाद से वार्षिक परीक्षा जो होती है उसे हम लोग समेटिव या फिर योगात्मक आकलन बोलते हैं। तो ये सतत मूल्यांकन नहीं है। सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चा कक्षा में जो कुछ भी सीख रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का असेसमेंट एक पार्ट हो, यानी गतिविधि जो कुछ भी बच्चा कर रहा है या फिर सीख रहा है तो सीखने के दौरान ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि बच्चे की आ रही समस्याओं को टैकल किया जा सके, उसको भविष्य में दूर किया जा सके। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा था। अब इसके बाद से बच्चे को फिर से अधिगम नहीं कराया जाएगा, उसमें केवल पास फेल घोषित करना है या फिर अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए, अगली कक्षा में बच्चे को भेजने के लिए उसका फाइनल असेसमेंट किया जा रहा है। इससे इसमें अब इसके बाद से बच्चे का अधिगम नहीं कराया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट क्या होता है, जिसमें बच्चे का मूल्यांकन करके फिर से उसको आ रही समस्याओं को पहचान करके उसको दूर करने के लिए अधिगम कराया जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट नहीं है, समेटिव असेसमेंट हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आउटकम बेस्ड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या हो गया, उपलब्धि और रिजल्ट की बात की जा रही है। तो देखिए, बच्चे का जो रिजल्ट होता है या फिर उपलब्धि होता है वो फाइनल तौर पर देखा जाता है, जब फाइनल परीक्षा में बच्चा कितना % पाया है। क्योंकि आप अगर बच्चा कक्षा में कोई गतिविधि कर रहा है तो वो उसका आउटकम नहीं है, एक तरीके से फाइनल जो आउटकम होता है वो बच्चे का रिजल्ट होता है। जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हुए कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका वो रिजल्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप परीक्षा में पास हो गए तब आप माना जाएगा कि हाँ आपने प्रयास किया था, आप बहुत मेहनत किए थे। लेकिन अगर आप फेल हो जाए तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप कितना मेहनत किए थे, कितने घंटे पढ़ रहे थे। तो वहीं बोला जा रहा है कि आउटपुट बेस्ड, यानी कि जो फाइनल परीक्षा है, जो फाइनल आउटपुट है, आपके रिजल्ट है जो है वो फाइनल आउटपुट है, फाइनल अचीवमेंट है बच्चे का,
उसके आधार पर असेसमेंट होना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। ये तो बिल्कुल योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बात की जा रही है, समेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है, जो कि सत्र के अंत में होता है, क्योंकि फाइनल परीक्षा आपके सत्र के अंत में ही तो होगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, असेसमेंट द लर्नर्स कॉन्टिन्यूअसली, यानी बच्चे का लगातार केवल परीक्षा लेने की बात की जा रही है, असेसिंग यानी कि लगातार परीक्षा लेने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है। असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि लिखित परीक्षा बार बार ली जाए। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है तो एज ए टीचर हम उसको अवलोकित करके देख पाएं कि बच्चा सही ढंग से सीख पा रहा है या नहीं, या फिर क्या उसको दिक्कत आ रही है। तो केवल परीक्षा लेना कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि केवल परीक्षा नहीं लेना है, बच्चे को अधिगम कराएंगे, अधिगम में समस्या आएगा तभी तो उसका सतत मूल्यांकन होगा। अब कुछ आप अधिगम करा नहीं रहे हैं, केवल परीक्षा ही लिए जा रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट नहीं है। ठीक है, एक ही विकल्प बच्चा, एन असेसमेंट एज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम अध्यापन प्रक्रिया जो कक्षा में हो रही है उसी का एक पार्ट है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेजर पर्पज ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज, यानी कि बच्चों को कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को कविता पढ़ करके आनंद आता है क्योंकि लय में होता है, इस वजह से इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटरैक्शन हाइपोथेसिस बाय लॉन्ग 1996 एज्यूम्स दैट, तो उनका ये मानना था इंटरैक्शन हाइपोथेसिस के संबंध में कि बच्चे को जो इनपुट दिया जाता है लैंग्वेज सीखने के संदर्भ में, यानी कि बच्चे के लिए जो निवेश किया जाता है भाषा के संदर्भ में, वो एसेंशियल तो है, यानी वो जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि बच्चा जब तक इंटरैक्शन नहीं करेगा तब तक आप कितना भी बच्चे को मटेरियल दे दीजिए, बोल दीजिए, समझा दीजिए ग्रामर के रूल, वो इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा जब तक वो उसका दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा होगा। इसका ऐसे मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि ग्रामर के सभी रूल्स को जानता है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट नहीं पा रहा है तो फिर फायदा क्या। क्योंकि इंटरेक्शन ही किसी भी भाषा का अंतिम उच्चतम उद्देश्य होता है कि बच्चा उस लैंग्वेज का प्रयोग करके अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अब यहाँ पर इंटरेक्शन हाइपोथेसिस के बारे में लॉन्ग ने यही बताया था कि इनपुट लैंग्वेज यानी कि इनपुट फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा के लिए निवेश तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चे को अधिगम कराना इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के नियम बताना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है जब तक बच्चा इंटरेक्शन खुद अपने दैनिक जीवन में नहीं करेगा, नेचुरल तौर पर उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा होगा, सहज तौर पर नहीं कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज टीचर्स रेफर्स टू, यानी कि एक भाषा के शिक्षक के तौर पर मटेरियल्स क्या होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, मटेरियल्स आपने पढ़ा होगा, टीएलएम पढ़ा होगा, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, तो उसी मटेरियल की बात की जा रही है, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जो कि अध्यापक की हेल्प करेगा बच्चों को अधिगम अर्थपूर्ण करने के संदर्भ में, यानी जिसका प्रयोग करते हुए शिक्षक बच्चों को अच्छे ढंग से समझा पा रहा है, वो मटेरियल कहा जाएगा। और इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसी की बात की गई है, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक के द्वारा कोई भी ऐसी वस्तु जो यूज किया जा रहा है जिसके माध्यम से बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से सीख पा रहे हैं, तो ये हमारा मटेरियल कहा जाएगा शिक्षक के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी के इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।